वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 आपके टेक्स्ट बुक का, जो कि है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहला हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल एंड एडवांटेज, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि डबल एंट्री क्या होती है और किसने ईजाद किया, लेकिन हम एज अ रिपीटेशन आपको याद रहे फिर से हम बताना चाहते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट साइंटिफिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी ये इतना साइंटिफिक वे है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है। जो आप अकाउंटिंग इंडिया में करो चाहे आप अमेरिका में करो, उसके रूल्स नहीं बदलते। सेकंड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे 10 नवंबर 1494। आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एज अ ऑब्जेक्टिव कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कौन सा होता है। तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें ये मालूम भी होना ज़रूरी है कि 10 नवंबर इज़ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। और इसे इजाद करने वाले इन्वेंटर कौन थे, एक बार फिर बता देता हूँ। इन्वेंटर थे लुका दी बार्गो पैसियोली। ये इटालियन मर्चेंट ने ही डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिस्टम निकाला है। और उसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन फैक्ट्स टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। यानी क्या, आप एक तराजू के अगर पलरे को देखोगे तो दोनों इक्वल होता है। इस तरह से अगर आप 1 रुपये अगर एक पलरे में रखो तो उसी तरह दूसरे पलरे में भी 1 रुपये रखोगे, तब वो बैलेंस होगा। अगर ये आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गई तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग आप एकदम आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स जो होते हैं वो है डेबिट एंड क्रेडिट। आपने ज़रूर सुना ही होगा कि ये डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में क्या होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। और हमें एक चीज़ और जानना होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट के ऊपर से, जैसे आज की अकाउंटिंग, हमारी बिजनेस की अकाउंटिंग जो होती है वो एसेट एंड लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, नेचर, सब चीज़ें कवर करती है। तो जब हमारा एसेट बढ़ता है या एक्सपेंस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, और जब वो डिक्रीज़ होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से हम किए जाते हैं। अब हम देखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप हम देखेंगे इसके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम, जिसको हम बही खाता भी कहते हैं। लेकिन इंडियन सिस्टम थोड़ा सा ओल्ड टेक्निक है। आपने बही खाता आपने नाम सुना ही होगा। और ये इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो आप मराठी में लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, उर्दू में लिख सकते हो, गुजराती में, या कोई भी भाषा में जो आपके इंडिया की भाषा है उसमें लिखी जाती है। ये सिस्टमेटिक तरीके से तो नहीं लिखी जाती, इसमें डबल एंट्री सिस्टम नहीं यूज़ होता है। सो ये साइंटिफिक भी नहीं कहलाई जा सकती। लेकिन आज भी छोटे बिजनेसमैन इसी तरह से अकाउंटिंग लिखते हैं और वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन ये छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, बड़े बिजनेस के लिए हमें ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेकंड है इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यानी क्या, इसमें सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये भी साइंटिफिक मेथड नहीं है और छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, बड़े बिजनेस के लिए ये सुटेबल नहीं हो सकता। सेकेंड पार्ट है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम यानी डेबिट एंड क्रेडिट, द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें हम दो दो फोल्ड देखते हैं, एक डेबिट का होता है, दूसरा क्रेडिट का होता है। जितना इक्वल डेबिट उतना ही इक्वल क्रेडिट। डबल अकाउंटिंग बुक कीपिंग सिस्टम, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इक्वल अमाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था, तराजू में आप एक साइड में 1 रुपये रखो तो दूसरे साइड में भी आपको 1 रुपये रखना है और उसे इक्वल अप करना है। एक कहावत बहुत मशहूर है, एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ सेम अमाउंट इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट, और दोनों की इक्वल इक्वल अमाउंट होती है, तब जाके आपके बुक्स मैच होते हैं।
आया आपको समझ में दोस्तों? ये एक चीज़ समझ लीजिए कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फंडामेंटल सारे प्रिंसिपल समझ लिए ना, तो आपको कोई भी अकाउंट्स में रोक नहीं सकता। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट दिस थिंग, जो कि है इम्पोर्टेंट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। उसका इफेक्ट कैसा होता है वो देख लीजिए। ड्यूल इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ड्यूल इफेक्ट होता है। एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, यानी दो इफेक्ट्स, लेफ्ट साइड राइट साइड। नेक्स्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, बड़े से बड़े एंट्रीज को हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है पोस्टिंग एंट्रीज टू द लेजर। जब हम जर्नल एंट्री कर देते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन से अकाउंट को हमें ट्रीटमेंट देनी है, और उस हिसाब से हम उसकी लेजर पोस्टिंग भी एकदम आराम से कर सकते हैं। उसके आगे है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। हमें हर साल एट द ईयर एंड हमें जानना होता है कि किससे पैसे कितने लेने हैं देने हैं, हमारा एसेट कितना बढ़ा है या घटा है। तो इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर, जो ईयर एंड में नॉर्मली एक साल में की जाती है। आगे है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लेजर के थ्रू अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, और इसी ट्रायल बैलेंस से हमारा बुक फाइनल अकाउंट्स तैयार होता है, जो कि हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल एंड एडवांटेज। इसका डेफिनेशन जे आर बाटली बॉय ने इस तरह से कहा है कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स दैट is affect two accounts in opposite direction, and if the complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is this recording of twofold effects of every transaction that has given rise to this term double entry system. ये डेफिनेशन जे आर बाटली बॉय की आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। आप चाहे तो उसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप उसे और आसानी से समझ सके। उसके आगे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में क्या क्या दिया जाता है देखते हैं। पहला है टू इफेक्ट, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। सेकेंड है रिसीवर एंड गिवर ऑफ बेनिफिट। एंड जब हम एंट्री करते हैं तो एक पार्टी उसमें रिसीवर होती है, और दूसरी पार्टी उसमें जिसको बेनिफिट मिलता होता है वो पार्टी होती है। तीसरा है डेबिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। सेम थिंग अप्लाइज हियर कि डेबिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। और आगे है डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, यानी जितनी अमाउंट आपने डेबिट दी है उतना ही इक्वल आपको क्रेडिट देना है। एकदम सिंपल फंडा है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल एंड एडवांटेज। एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग क्या क्या है? पहला है कंप्लीट रिकॉर्ड, यानी क्या आप पूरा रिकॉर्ड अपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड सिस्टमेटिक वे से कर सकते हो और साइंटिफिक वे से कर सकते हो। इससे आपकी अकाउंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। आगे है एक्यूरेसी। सिंस आप डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट देते हो और डबल एंड टू फोल्ड इफेक्ट्स करते जाते हो, आपकी अकाउंटिंग एंट्री एक्यूरेट होने के 100% चांसेस होते हैं। इट इज़ मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस रिजल्ट्स, जो कि हमें जानना होता है ईयर एंड में कि प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, लाइबिलिटी क्या है, एसेट क्या है, डेटर्स किन को कितने पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स किन से कितने पैसे लेने हैं। तो ये बैलेंसिंग हम इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से एकदम आराम से कर सकते हैं। आगे है कॉमन एस्पेक्ट। एज मैंने आपको बताया ये साइंटिफिक है और डबल एंट्री सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी पूरी दुनिया ने इसी सिस्टम को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आप कौन सी भी अकाउंटिंग करें, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हो, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, सबके रूल्स एक जैसे ही हैं। तो हमें उस तरह से सोचना नहीं है कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग थोड़ी सी कन्वेंशनल टाइप होती है, जो कि छोटे बिजनेस के लिए ही काफ़ी होती है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्या है हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स यानी क्या, इसकी डेफिनेशन दो दो लोगों ने कही हुई है आपके टेक्स्ट बुक में। पहले है जे आर बाटली बॉय, जिन्होंने कहा है एन अकाउंट इज समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन पर्सन
वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी और क्लास ऑफ कैपिटल और लॉस। वेदर कैटर ने कहा है एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग फॉर्म ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन दैट हैव केप्ट टेक प्लेस विथ द पर्टिकुलर पर्सन और थिंग स्पेसिफाइड। तो हमने देखा ये डेफिनेशन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट्स क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स यानी क्या, आपको हर अकाउंट को कुछ डिफरेंट वे में समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज इम्पर्सनल अकाउंट। डेफिनेशन हमने देखा पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे कि टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या है, तो जनरली आपको ये हमेशा आपको आंसर यही करना है कि अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, पहला है नॉमिनल अकाउंट और दूसरा है रियल अकाउंट। दोस्तों मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी आपके सीनियर से पूछिए कि अकाउंट्स के टाइप क्या है, तो आपको आंसर हमेशा 3 मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल आंसर उसके 2 हैं। जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल के वापस 2 क्लासिफिकेशन है जो कि नॉमिनल एंड रियल है, लेकिन लोग उसे कंफ्यूज कर देते हैं और पर्सनल, नॉमिनल और रियल अकाउंट इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। चाहिए तो आप एक बार अपने किसी सीनियर को या आपके भाई बहन अगर कोई बड़े हैं कॉमर्स फील्ड के, तो उनके पूछ के ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम आगे का टॉपिक जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट एक बार आप समझ लीजिए तो आपको जर्नल एंट्री करनी बहुत आसान हो जाएगी। पहला टाइप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं आपको अब एक एक करके डेफिनेशन उनकी समझा देता हूँ। नेचुरल पर्सन यानी क्या, जैसे नाम सजेस्ट करता है नेचुरल पर्सन यानी आप मैं जैसे नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन का अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्रिएट होता है। और एक एग्जांपल उसका आप देख सकते हो राम्स अकाउंट, यानी राम इज़ अ पर्सनल अकाउंट एंड दैट इज़ अ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो ये हमें समझना होगा कि हमें जो भी एंट्री हम करने वाले हैं, इसके लिए हमें अकाउंट्स कौन सा है, किस प्रकार का है, वो जानना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया पर्सनल अकाउंट यानी जो भी लिविंग ऑब्जेक्ट या फिर जिसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, जैसे कंपनीज, बैंक्स, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड पर्सन है, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अकाउंट यानी आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी क्या, जिसके लिए आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी आपको रेंट, अगर मनु भाई को रेंट देना है, तो आप अपनी अकाउंटिंग एंट्री में आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रिएट करते हो। वो किसके लिए है, नेचुरल पर्सन के लिए, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट जो भी आदमी जिंदा है या जिसे क्रिएट किया गया है वो पर्सनल अकाउंट है, ये आप एक बार दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे जो कि है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट यानी क्या, जो सब्सटेंस को आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो टेंजिबल अकाउंट होता है। यानी क्या, मशीनरी, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें टेंजिबल चीज़ें हैं और इसको आप छू सकते हो और वो रियल में आपको दिखती है, तो इसलिए वो रियल अकाउंट में आप उसे आप याद रखने के लिए ध्यान रख सकते हो कि रियल, जो चीज़ रियल है उसी को हम रियल अकाउंट बोल सकते हैं, जो कि नॉन लिविंग है। लिविंग यानी पर्सनल, नॉन लिविंग यानी रियल अकाउंट। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल बताया कंप्यूटर या मशीनरी, टेंजिबल हो गए। और इनटेंजिबल यानी क्या, जिसे आप महसूस कर सकते हो, जिसका एग्जिस्टेंस आपको नहीं दिखता है। इनटेंजिबल अकाउंट्स यानी गुडविल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ये सब एग्जांपल है आपके इनटेंजिबल अकाउंट्स के। ये इनटेंजिबल अकाउंट्स और टेंजिबल अकाउंट्स दोनों रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल यानी जो सिस्टम अब एग्जिस्ट करती है वो रियल अकाउंट में आता है। उसके रियल इम्पर्सनल के दूसरा पार्ट जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी क्या, जो एक्सपेंसेस रियल एक्सपेंसेस टाइप के नेचर के अकाउंट्स होते हैं या इनकम नेचर के अकाउंट्स होते हैं, वो नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। यानी क्या, आप किसी को वेजेस देने वाले हो तो वो वेजेस क्या है, नॉमिनल है।
या फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाले हो वो नॉमिनल है, या फिर आप किसी को कमीशन देने वाले हो वो नॉमिनल है, या आपको आपकी सैलरी मिलने वाली है तो वो नॉमिनल अकाउंट्स है। यानी क्या, पर्सनल में कौन आते हैं, जो जिंदा है या जिसे क्रिएट किया गया है। रियल में क्या, जो आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। और नॉमिनल में क्या, इनके लिए जो एक्सपेंसेस और इनकम हम जो बुक करते हैं वो सब इसमें आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से बोलूँगा, ये टेक्स्ट बुक में ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर वापस इसे देखिएगा तो आपके दिमाग में एकदम पक्की तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं आगे का जो भी है डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट यानी क्या, डेबिट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट्स एंड क्रेडिट इज राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट्स। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड में जो भी हम एंट्रीज करते हैं लेजर्स के, वो डेबिट होती है, और राइट साइड में जो एंट्री करते हैं वो क्रेडिट होती है। ये चीज़ एक आप चाहिए तो थोड़ा सा लर्न कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर सारा अकाउंट्स टिका हुआ है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बोलूँगा कि टाइप ऑफ अकाउंट एक बार समझ लीजिए ताकि आपको एकदम अच्छे से ये रूल समझ में आ जाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक बार ये रूल्स आपके दिमाग में फिट हो गया, कितना भी कॉम्प्लेक्स अकाउंट हो, कहीं का भी अकाउंट्स हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट हो, आप एकदम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो देखते हैं रूल्स क्या है। पहला रूल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट यानी मैंने आपको बताया था जो भी ऑब्जेक्ट लिविंग है और या फिर हमने क्रिएट की है, अगर वैसे अकाउंट्स के लिए हम डील कर रहे हैं तो उनके लिए रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी क्या, समझिए राम ने अपने भाई लक्ष्मण को 10,000 रुपये दिए, तो राम देने वाला भी राम है और देने वाला कौन है, राम। तो राम के अकाउंट में क्या होगा, राम के अकाउंट में क्रेडिट होगा क्योंकि वो देने वाला है। गिवर कौन है, गिवर राम, और रिसीवर कौन है, लक्ष्मण। तो उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। सो एंट्री कैसी हो जाएगी, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आया क्लियरली समझ में कि राम और लक्ष्मण की जब एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट में तो कौन गिवर है, राम, तो उसकी क्रेडिट में आएगी एंट्री, और जो रिसीवर है लक्ष्मण उसके डेबिट में आएगी एंट्री। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज रिपीट विथ मी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी क्या, ऊपर की एग्जाम्पल को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो क्या गया, कैश गई 10,000 की, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट में क्या आएगा, 10,000 रुपये। और डेबिट में क्या आएगा, 10,000 मिले तो 10,000 डेबिट में भी जाएगा। तो जो चीज़ जा रही बाहर है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिसको वो रिसीव होती है वो अपने अकाउंट में उसे डेबिट करता है। तो लक्ष्मण भैया क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 10,000 की एंट्री क्योंकि उनको पैसे मिले हैं, और राम भैया क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि उनके अकाउंट से वो पैसे जा रहे हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी क्या, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जिसको ये, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हो, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसको डेबिट करते हो। या फिर इसका एग्जांपल इस तरह से ले कि अगर आपको इनकम हो रही है, समझ लीजिए आपको इनकम इंटरेस्ट की हो रही है, तो इंटरेस्ट आपका इनकम है तो आप उसे क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर आप सैलरी दे रहे हो यानी वो आपका खर्चा है तो उसको क्या करोगे, सैलरी को डेबिट करोगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, और क्रेडिट में आप अगर आप क्रेडिट करने वाले हो तो इंटरेस्ट को आप क्रेडिट अकाउंट करोगे। ये था गोल्डन रूल्स जो कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का था। एक बार इसे फिर से रिपीट कीजिएगा अपने मन में और एकदम अच्छे से बिठा लीजिएगा। मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं वो अपने अगले चैप्टर में ज़रूर दिखाऊंगा। तो हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि है प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जो कि आपके पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में भी बताएगा, और डेबिट एंड क्रेडिट किसको कैसे किया जाता है उसके बारे में भी बताएगा, और हम आपको बताएंगे कैसे लिखा जाए, किस तरह से सॉल्व किया जाए और कितनी आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे वो भी हम उसका तरीके बता देंगे आपको। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो
मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार ये चैप्टर फिर से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके दिमाग में गोल्डन रूल्स, अकाउंट के टाइप्स एकदम अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे एकदम क्लियरली क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लो। तब तक के लिए दोस्तों, मिल कीप रीडिंग एंड बी लर्निंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू मेक देम नॉलेजेबल ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।